हमारे पास था, जिससे आपकी मोबाइल और ये सब सारा चल रही है डिजिटल रिवॉल्यूशन से, वो हमारे पास था। लेकिन हमारी सरकार कॉलोनियल माइंडसेट, औपनिवेशिक एक मानसिकता से की शिकार होने के कारण फंडामेंटल साइंस, जो ज्ञान विज्ञान हमारे पास है, जो विजडम हमारे पास है, उसको लेकर जो रिसर्च कराना चाहिए हमारे सरकार ने नहीं किया। इसीलिए भारत की आज हालत बिगड़ी हुई है। यदि हमारे पास जो विजडम है उसका प्रयोग किया होता, डिफेंस वेपन्स आज दुनिया के दूसरे देशों से न खरीदना पड़ता, बल्कि आज दुनिया के दूसरे देशों को हम सेना के हथियार बेचते होते, ऐसे हालात पैदा हो गए होते इस देश में। करोड़ों डॉलर आज हमको विदेशी खर्च करना पड़ता है। मित्रों, मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, हमारे पास इकोनॉमिक मॉडल है इस देश को बनाने का। साम्यवाद लड़खड़ा चुका है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म लड़खड़ा रहा है। इसलिए विश्व को अल्टरनेटिव इकोनॉमिक यदि कोई यह सिस्टम यदि कोई दे सकती है पार्टी, तो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था। क्योंकि इस अर्थव्यवस्था का भी विचार यदि किसी के पास है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इस विकल्प का आधार दो सबसे बड़ी धरोहरों, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के विचारों में निहित है। बुद्ध के सम्यक विचार, सम्यक कर्म के, गांधी ने, यदि बुद्ध ने सम्यक विचार सम्यक कर्म की बात की, तो महात्मा गांधी ने स्वदेशी की बात की। उस स्वदेशी को हम ही लोगों ने स्वीकार किया है। जिन लोगों के नाम के आगे गांधी है, उन्होंने स्वदेशी को छोड़ दिया है। और गांधी के स्वदेशी को यदि किसी ने स्वीकार किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने उसकी कंटेम्प्रोरी व्याख्या की है, युगाकुलीन व्याख्या यदि की है तो हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था। और गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि इस पश्चिम द्वारा प्रेरित विचार पर यदि हम चलते रहे तो पूरी दुनिया विनाश के कगार पर पहुंच जाएगी। और वैसे ही कमोबेश हालात हम देख रहे हैं। हमारा अल्टरनेटिव मॉडल क्या होगा, मैं निवेदन करूंगा, इसका भी नोट आपको लेना चाहिए कि हम अल्टरनेटिव, हमारा इकोनॉमिक मॉडल जो होगा बेस्ड ऑन सेविंग्स होगा, बचत पर आधारित होगा। बेस्ड ऑन सेविंग्स, नॉट एक्सपेंडिचर, उपभोग के ऊपर आधारित नहीं होगा बल्कि बचत के ऊपर आधारित होगा। और इतना ही नहीं, साथ ही रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस, हमारा जो विजडम है, ओरिजिनल विजडम है, उसका हम रिसर्च करेंगे। और सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस प्रोडक्शन, हम डिफेंस प्रोडक्शन में स्वावलंबी बनेंगे। और रिसर्च इन ट्रेडिशनल इंडियन विजडम, यह हम प्रारंभ करेंगे, चाहे वो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, चाहे हमारा या आयुर्वेद हो। मैंने बहुत सारी चीजें हैं, उनकी भी बहुत विस्तार में जाकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बहनों भाइयों, ज्यादा न कहते हुए, मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसमें कि मुझे लंबा समय लगाना पड़ा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है इस हिंदुस्तान की। हम सभी जानते हैं, केवल हम ही लोग एक नहीं कहते, हिंदुस्तान की दूसरी राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मानते हैं कि हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों में कैडर बेस्ड यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और हिंदुस्तान की हम अकेली पॉलिटिकल पार्टी है कि जब से हमने अपनी राजनीतिक यात्रा हिंदुस्तान में प्रारंभ की है, अन्य राजनीतिक पार्टियां पीछे छूट गई। बहुत सारी पार्टियां पैदा हुई, समाप्त हो गई, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर कांग्रेस के समकक्ष अथवा कांग्रेस से बड़ा करने में सफलता नहीं हासिल की। लेकिन स्वतंत्र भारत की राजनीति में किसी राजनीतिक पार्टी ने अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर कांग्रेस के समकक्ष अथवा कांग्रेस से बड़ा करने में सफलता प्राप्त की है तो हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने ही प्राप्त की है। हमारी यह विशेषता है। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को ऊंचाई जिस्म का पसीना बहाकर यदि दिया है तो श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी ने। मैं याद दिलाना चाहता हूं आप सबको, श्रद्धेय अडवाणी जी ने अपने जीवन में 5 या 6 बार बिना चैन और आराम की चिंता किए पार्टी के लिए जो योगदान किया है बहनों भाइयों, उसे हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, तालियों की गड़गड़ाहट से श्रद्धेय अडवाणी जी का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं यह भी कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, चुनौतियां तो बड़ी हैं,
चुनौतियों का हम निश्चित रूप से मुकाबला करेंगे। कभी कभी मैं देखता हूं पद को लेकर, पोस्ट, हमको पोस्ट मिलनी चाहिए, व्याकुल होते हैं लोग, सारी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। हम लोगों ने भी अपने जीवन में राजनीति की है बहनों भाइयों। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि मैं यहां काम कर सकता हूं, उस पद पर काम कर सकता हूं, उस पद पर काम कर सकता हूं, यह बात तो हमारी समझ में आती है। लेकिन कभी कभी मैं देखता हूं, यदि कहीं पर कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया, महामंत्री बन गया, तो जैसे लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा हो। हम सभी कार्यकर्ताओं को याद रखना चाहिए, राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र हो अथवा सामाजिक क्षेत्र हो, कार्यकर्ता का कद पद के कारण बड़ा नहीं होता है। कार्यकर्ता का कद बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है। इस बात को हमें अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। बहनों भाइयों, जीवन में जो मर्यादाओं का पालन करता है उसी की पूजा होती है। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा धनवान भी था। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा ज्ञानवान भी था। और रावण ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बलवान भी था। लेकिन रावण की पूजा इस देश में नहीं होती है। पूजा होती है तो मर्यादाओं का पालन करने वाले भगवान राम की पूजा होती है। बहनों भाइयों, जीवन में मर्यादा, संयम, और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में देखिए, बैठे हैं यहां पर आडवाणी जी। क्या प्रारंभ में इन लोगों ने सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में आएगी? यह राजनीति केवल उस समय सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे थे। राजनीति यदि कर रहे थे तो देश बनाने के लिए वह राजनीति कर रहे थे। यह तो दैवी कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी। जनता का विश्वास, भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। और 6 वर्षों में हमने करके दिखा दिया है कैसे ठीक तरीके से सरकार चलाई जाती है। और हमारे जो 6 राज्य हैं, उन राज्यों के बहुत विस्तार में जाकर तो चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ राज्य में पीडीएस सिस्टम, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करिश्माई काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारे किया है। आज पूरे भारत में उसकी सराहना हो रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने किसानों को धान की खरीद पर 270 रुपया प्रति क्विंटल बोनस जहां मुहैया कराने का काम किया है, देश में कहीं नहीं है। वहीं पर अपने किसानों को 1% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। कर्नाटक की सरकार, अभी हमारे नए मुख्यमंत्री बने हैं जगदीश शेट्टर जी, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी अल्पकाल में काम किया है उसकी जितनी भी सराहना की है वह कम है। और कर्नाटक के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण ही नेशनल अवार्ड फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर मिला है, तो हमारी कर्नाटक की सरकार को मिला है। और बिहार में भी हमारे सुशील मोदी जी वहां पर उप मुख्यमंत्री हैं, वहां की सरकार ने भी उल्लेखनीय कार्य किया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बिहार 11.95% की विकास दर के साथ देश में सर्वोच्च स्थान पर रहा है 2011वीं पंचवर्षीय योजना में। और एक किसान ने तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से 22 टन प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन किया है। पंजाब की सरकार, वहां में सांप्रदायिक माहौल कांग्रेस ने बिगाड़ रखा था, लेकिन पुनः सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने में हमारी पंजाब की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। मध्य प्रदेश की सरकार अपने किसानों को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया करा रही है। और इतना ही नहीं, अपने किसानों को धान पर 100 रुपया एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो देते ही हैं, उसके अतिरिक्त 100 रुपया पर क्विंटल की दर से बोनस भी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। अब 200 हो गया, अब 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया। अरे कम से कम इस सरकार को तो केंद्र में जो बैठी है सोचना चाहिए। यदि हमारे राज्य सरकारें सीमित संसाधन रहते हुए इतना सब कुछ गरीब और किसानों के लिए कर सकती हैं, तो यह कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं कर पा रही है, यह उसे समझना चाहिए। गोवा की हमारी सरकार, मनोहर पर्रिकर जी यहां पर बैठे हैं। बहनों भाइयों, पेट्रोल और डीजल के मूल्य को कम करने वाला देश का पहला राज्य यदि कोई है तो हमारा राज्य गोवा है। बधाई देता हूं मनोहर पर्रिकर जी आपको। 100% इलेक्ट्रॉनिक राशन कार्ड का वितरण यदि कहीं हुआ है तो वहां हुआ है, कुछ अन्य राज्यों में भी हुआ है। गुजरात में बहनों भाइयों, हमारी सरकार ने
जो विकास के कार्य किए हैं बताने की जरूरत नहीं है, रोज पढ़ते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया में, दुनिया के लोगों के लिए डेवलपमेंट का मॉडल यदि कोई राज्य बन चुका है तो गुजरात बन चुका है। बधाई देता हूं नरेंद्र भाई, आपको बहुत बहुत बधाई आपको। और हमारे अन्य मुख्यमंत्री, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान और डॉक्टर रमन सिंह जी 2 बार लगातार चुनाव जीते हैं। मैं समझता हूं कि अगली अक्टूबर नवंबर महीने में उन राज्यों में भी चुनाव होगा और तीसरी बार यह चुनावी सफलता हासिल करके हैट्रिक बनाकर आएंगे और उनका भी हम लोग राष्ट्रीय परिषद में उनका हम स्वागत करेंगे। और तो कोई राज्य छूटा तो नहीं? बहनों भाइयों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बहुत बूथ कमेटी के बारे में सारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुन लें। टाइम बाउंड बूथ कमेटीज बननी चाहिए। मैं सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, यदि गांव तक पहुंचना चाहते हैं, समाज की सबसे अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं, राजनीति के माध्यम से सच्चे अर्थों में सेवा करना चाहते हैं, तो बहनों भाइयों आपको बूथ कमेटी बनानी होगी। आगे की प्रशिक्षण की और अन्य जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो हम निश्चित रूप से करेंगे। एक सुखद संदेश, नागालैंड में हम लोगों का खाता खुल गया है। इस बार हमारा एक विधायक जीता है। त्रिपुरा और मेघालय में हमको सफलता नहीं हासिल हो पाई है। और अगली बार बनेगी, अगली बार बनेगी। बहनों भाइयों, राजनीति के संबंध में मैं ये कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी भी कहा करते थे और हमारी एक निश्चित मान्यता है। मैं जानता हूं कि जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं, तथाकथित प्रगतिशील, उन्हें हमारी बात कुछ अटपटी लग सकती है,